तो स्वागत है दोस्तों आपका कहानियों ऑडियो बुक्स चैनल में। रात के 9 बज चुके हैं और एक नई कहानी के साथ आज मैं फिर आपके पास हाजिर हूँ। आज की जो हम कहानी आपको बताने वाले हैं वो कहानी नीतीश कटारा हत्याकांड है। एक ऐसी कहानी जिसने एक टाइम पर काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी और पूरे देश भर में काफ़ी चर्चा रही इस कहानी की। इस कहानी में अगर हम शुरुआत करें तो इस कहानी का मुख्य किरदार जो है उसका नाम नीतीश कटारा था। 25 साल का नीतीश एक बेहद होनहार और शांत स्वभाव का युवा था। उसके पिता बीएम कटारा भारत सरकार के एक आईएएस स्तर के वरिष्ठ अधिकारी थे और उनकी मां नीलम कटारा दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षिका थी। घर में शुरू से ही शिक्षा और संस्कारों और कानून से के प्रति सम्मान का माहौल था। नीतीश ने दिल्ली के जाने माने स्कूल से पढ़ाई के बाद गाजियाबाद के आईएमटी कॉलेज, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं, उससे एमबीए किया था। 2002 तक आते आते वह दिल्ली की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहा था। उसके दोस्त उसे एक हंसमुख, मददगार और बेहद सुलझे हुए इंसान के रूप में जानते थे। लेकिन दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और बुलंदशहर इलाके में एक अलग ही कानून चलता था। धर्मपाल यादव यानी डीपी यादव का कानून। 90 के दशक में शराब के कारोबार से अपना सफर शुरू करने वाले डीपी यादव का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में खौफ का एक पर्याय बन चुका था। वह विधायक, सांसद और राज्य सरकार में मंत्री रहे थे, लेकिन उनके नाम के साथ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। डीपी यादव के परिवार के पास अकूत संपत्ति, राजनीतिक रसूख और भारी बाहुबल था। उनके बेटे विकास यादव और भतीजे विशाल यादव के लिए कानून एक खिलौना से ज़्यादा कुछ भी नहीं रह चुका था। वे जब भी अपने गाड़ियों के बड़े काफिले और हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों के साथ सड़कों से गुजरते तो पूरे इलाके में एक सन्नाटा छा जाता। इन्हीं दो बिल्कुल अलग और दुनियाओं का मिलन होता है आईआईएमटी गाजियाबाद के कैंपस में। डीपी यादव की बेटी भारती यादव भी इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। भारती अपने परिवार के आपराधिक और बाहुबली माहौल से दूर एक सामान्य और शांत जिंदगी जीना चाहती थी। कॉलेज के दौरान ही उसकी मुलाकात नीतीश कटारा से होती है। शुरुआत में दोनों की बातचीत महज एक क्लासमेट के तौर पर हुई, लेकिन नीतीश का शालीन व्यवहार, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका सम्मानजनक रवैया भारती को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरे और अटूट प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों कॉलेज की कैंटीन में घंटों बातें करते, साथ में पढ़ाई करते और अपने भविष्य के सपने बुनते। भारती ने नीतीश को दर्जनों प्रेम पत्र और ग्रीटिंग कार्ड्स लिखे, लेकिन नीतीश के प्रति अपने समर्पण का इजहार उसने काफी समय बाद करा। इस प्यार के ऊपर हमेशा एक अनजान खौफ मंडराता रहता था। यादव परिवार को जब इस रिश्ते के बारे में थोड़ी सी भनक लगी तो उनके जातीय अहंकार को गहरा धक्का लगा। उनके लिए एक साधारण और गैर यादव परिवार के लड़के का उनकी बेटी के करीब आना उनके खानदानी रसूख पर सीधा हमला था। भारती को घर में धमकी दी गई कि वह नीतीश से दूर रहे और नीतीश को भी अप्रत्यक्ष चेतावनियां दी गई, लेकिन दोनों का प्यार सच्चा था। वे छुप छुप कर मिलते रहे और शादी करने का फैसला कर चुके थे। नीतीश को अंदाजा भी नहीं था कि यादव परिवार का यह जातीय द्वंद्व किस हद तक खौफनाक रूप ले सकता है। अब तारीख आ जाती है 16 फरवरी 2002, जो दिल्ली से सटा हुआ साहिबाबाद एक इलाका है। वहाँ पे डायमंड मॉडर्न मैरिज हॉल में एक भव्य शादी का आयोजन हुआ था। यह शादी नीतीश और भारती की एक साझी दोस्त जिसका नाम शिवानी था उसकी थी।
गाजियाबाद में ठंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मैरिज हॉल रंगीन रोशनियों से सजा हुआ था। संगीत की धुनें गूंज रही थी और मेहमानों की चहल पहल थी। नीतीश कटारा काले रंग का सूट पहनकर बेहद खुशमिजाज अंदाज में शादी में पहुंचा। कुछ ही देर में भारती यादव भी वहां आ गई। शादी के इस सार्वजनिक माहौल में दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया। वे दोनों शादी के हॉल में साथ घूम रहे थे, बातें कर रहे थे और डीजे की धुन पर साथ डांस कर रहे थे। नीतीश पूरी तरह बेफिक्र था। उसे लग रहा था कि दोस्त के बीच और इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। अब रात के ठीक लगभग 11:30 बजे का आसपास टाइम हो रहा था। मैरिज हॉल के मुख्य द्वार पर एक भारी काली टाटा सफारी आकर रुकी। उसमें से विकास यादव, विशाल यादव और उनका एक वफादार गुंडा सुखदेव पहलवान उतरे। उनकी आंखें मैरिज हॉल में केवल एक ही चेहरे को तलाश रही थी। जब विकास की नज़र डांस फ्लोर पर पड़ी, जहां उसकी बहन भारती और नीतीश साथ में मुस्कुराकर डांस कर रहे थे, तो उसका खून खौल उठा। उनके लिए यह प्यार कोई भावना नहीं थी, बल्कि उनके रसूख और हुकूमत के खिलाफ एक खुली बगावत थी। विकास और विशाल ने शादी में कोई हंगामा किए बिना नीतीश को वहां से चुपचाप गायब करने का षड्यंत्र रचा। विकास यादव बेहद शातिर था। वह चेहरे पर झूठी सहजता लाकर नीतीश के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे बोला कि थोड़ी देर के लिए बाहर चलो, आपसे कुछ बात करनी है। और नीतीश भी मानता था कि शांति से चर्चा करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है किसी भी मामले को सुलझाने के लिए। और इसी वजह से जो विकास था वो नीतीश को अपने साथ बाहर ले गया और नीतीश भी उसके झांसे में आ गया। उसे लगा कि शायद बातचीत से यादव परिवार की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। नीतीश बिना किसी झिझक के विकास के पीछे पीछे मैरिज हॉल के बाहर खड़ी टाटा सफारी पर चला गया। लेकिन जैसे ही नीतीश गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा, विशाल यादव, सुखदेव और जो पहला व्यक्ति था जिसका नाम विशाल यादव था, ये तीनों गाड़ी में घुस गए। दरवाजे जोर से बंद हुए और गाड़ी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लॉक हो गया। काले शीशों वाली वह टाटा सफारी मैरिज हॉल से निकलकर नेशनल हाईवे 24 पर जोरदार रफ्तार में दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर बैठते ही नीतीश को एहसास हो गया कि वह एक जानलेवा जाल में फंस चुका है। उसने गाड़ी रोकने की गुहार लगाई, लेकिन सुखदेव पहलवान और विशाल ने उसे कसकर दबोच लिया। चलती गाड़ी के भीतर ही नीतीश पर लोहे की छड़ों और भूसों से हमला कर दिया गया। गाड़ी गाजियाबाद की सीमा पार करके बुलंदशहर जिले के खुर्जा इलाके में पहुंची थी। रात में के लगभग 1:45 बज चुके थे। वहीं खुर्जा हाईवे के पास सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी गई। नीतीश को घसीटकर बाहर झाड़ियों में ले जाया गया। उस सर्द रात के सन्नाटे में विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान ने लोहे की भारी रॉड और हथौड़े से नीतीश के सिर और चेहरे पर तब तक ताबड़तोड़ वार किए जब तक कि उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह विक्षत हो चुका था। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से डीजल निकाला, नीतीश के बेजान अ, शरीर को नीचे लिटाया और उस पे वो डीजल छिड़क दिया और साथ ही माचिस की तिल्ली लगा दी। वे मानकर चल रहे थे कि चेहरा और शरीर जलकर राख हो जाएगा और पुलिस इसे एक लावारिस हादसा या अज्ञात लाश मानकर फाइल बंद कर देगी। अपराध को अंजाम देने के बाद वे अपने टाटा सफारी में बैठकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। अब नेक्स्ट डे सुबह जब दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सूरज की किरणें आई, तो नीलम कटारा का घर एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। उनका इकलौता बेटा नीतीश रात भर से घर नहीं लौटा था और उसका मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा था।
नीलम कटारा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उन्होंने तुरंत नीतीश के दोस्तों को फोन करना शुरू किया। शिवानी गौर की शादी में मौजूद दोस्तों ने बात करने पर एक चौंकाने वाली खबर का खुलासा किया और बताया कि नीतीश को आखिरी बार रात लगभग 12:30 बजे विकास यादव और विशाल यादव के साथ मैरिज हॉल से बाहर जाते हुए देखा गया था। नीलम कटारा बिना देर किए गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन पहुंची और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। उधर बुलंदशहर के खुर्जा हाईवे पर ग्रामीणों को एक अधजली लाश दिखाई दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। शव इस कदर जल चुका था कि चेहरा पहचानना बिल्कुल नामुमकिन था। जब यह खबर गाजियाबाद पुलिस तक पहुंची तो नीलम कटारा अपने बड़े बेटे के साथ खुर्जा अ, मॉर्चरी पहुंची। मॉर्चरी के ठंडे कमरे में यह डॉक्टरों ने सफेद चादर हटाई तो नजारा भयावह था। चेहरा पूरी तरह मिट चुका था, लेकिन एक माँ की परखी नजरों ने तुरंत दो चीजें पहचान ली। नीतीश की कलाई पर बंधी अधजली टाइटन की घड़ी और उसके हाथ में मौजूद अंगूठी। अपने 25 साल के सुंदर और जवान बेटे के जले हुए अवशेषों को देखना नीलम कटारा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दर्द था। लेकिन इसी दर्द और आंसुओं के बीच नीलम कटारा के भीतर एक ज्वाला भड़क उठी, अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलाने की ज्वाला। शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया आरोपियों को बचाने और केस को कमजोर करने वाला रहा। डीपी यादव के राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस एफआईआर में विकास और विशाल का नाम मुख्य संदिग्धों के रूप में लिखने से टाल मटोल करती रही। इसके बाद साक्ष्यों को मिटाने का नंगा नाच शुरू हुआ। वह टाटा सफारी गाड़ी अचानक गायब कर दी गई जिसमें नीतीश का अपहरण हुआ। गाड़ी में मौजूद खून के धब्बे, फॉरेंसिक जितनी भी एविडेंसेस थे और फाइबर के जो नमूने जितने भी थे वो सब गायब कर दिए गए। हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और आरोपियों के कपड़े कभी बरामद ही नहीं होने दिए गए। मैरिज हॉल में मौजूद गवाहों को खुलेआम धमकियां मिलने लगी कि अगर किसी ने यादव परिवार के खिलाफ गवाही दी तो उसका अंजाम भी नीतीश जैसा होगा। नीलम कटारा समझ चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में रहकर उन्हें कभी निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकता। वहां की पुलिस प्रशासन और राजनीतिक माहौल अपराधियों की ढाल बना हुआ था। उन्होंने असीम साहस का परिचय देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने याचिका दायर की, केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए इसे उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और बाहुबलियों के वकीलों ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन नीलम कटारा के वकीलों ने जब यूपी पुलिस की ढिलाई और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के सबूत रखे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड की पूरी सुनवाई को गाजियाबाद से स्थानांतरित करके दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भेज दिया। यह नीलम कटारा की पहली और बहुत बड़ी कानूनी जीत थी। केस दिल्ली ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन राह अभी भी कांटों से भरी थी। बचाव पक्ष की ओर से देश के सबसे महंगे और नामी वकीलों की फौज उतर गई थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था सुनवाई को सालों साल लटकाना ताकि गवाह थक जाए, डर जाएं और मुकर जाएं। लेकिन इस कानूनी जंग में एक साधारण नागरिक अजय कटारा की बहादुरी ने इतिहास रच दिया। अजय कटारा, जिसका नीतीश के परिवार से कोई रिश्ता नहीं था, वो 16 और 17 फरवरी की दरमियानी रात अपनी गाड़ी से गुजर गुजर रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से टाटा सफारी के पास विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को नीतीश के साथ देखा था। अजय कटारा इस केस में मुख्य गवाह था। जब आरोपियों को एहसास हुआ कि अजय कटारा बिकने या झुकने वालों में से नहीं है तो उन्होंने उसके ऊपर भी कई जुल्म ढाए। उन्हें करोड़ों का लालच दिया गया। उनकी गाड़ी पर हमला करवाकर उन्हें गोली मारने की कोशिश की गई।
उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए और यहाँ तक कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई। लेकिन तमाम खतरों, पुलिस केसों और जानलेवा हमलों के बावजूद अजय कटारा अदालत में कटघरे के अंदर खड़े हुए और उन्होंने जज के सामने बिना किसी झिझक के विकास और विशाल यादव की पहचान की। दूसरी तरफ केस की सबसे महत्वपूर्ण गवाह भारती यादव को घटना के तुरंत बाद चुपचाप लंदन भेज दिया गया। मंशा साफ थी कि वह कभी भारतीय अदालत के सामने गवाही देने ना आ सके। साल दर साल बीतते गए। दिल्ली के जितनी भी कोर्ट थी उससे दर्जनों समन जारी हुए, लेकिन भारती यादव भारत वापस नहीं आई। नीलम कटारा जानती थी कि अगर भारती की गवाही नहीं हुई तो आरोपी इसे प्रेम संबंध था ही नहीं, यह कहकर रूप देकर हत्या की मुख्य वजह को खारिज कर देंगे। नीलम कटारा ने विदेश मंत्रालय, पासपोर्ट ऑफिस और अदालतों में अंतर्राष्ट्रीय कानून लड़ाई लड़ी। उन्होंने मांग की कि अगर भारती गवाही देने नहीं आती है तो उनका पासपोर्ट रद्द किया जाए। आखिरकार पासपोर्ट जब्त होने के कड़े कानून के बाद 4 साल बाद यानी नवंबर 2006 में भारती यादव को भारत लौटकर कोर्ट में आना पड़ा। जब नवंबर 2006 में भारती यादव पटियाला हाउस कोर्ट के कटघरे में खड़ी हुई थी तो पूरा देश इस गवाही को देख रहा था। भारती अपने भाइयों को सीधे तौर पर हत्या का दोषी ठहराने से बच रही थी और एक तरीके से गोल मटोल जवाब दे रही थी। लेकिन जब सरकारी वकीलों ने अदालत में वे प्रेम पत्र, वैलेंटाइन्स ग्रीटिंग कार्ड्स और तस्वीरें पेश की जो भारती ने नीतीश को भेजी थी, तो झूठ का ढांचा ढह गया। अदालत ने इन साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट माना कि दोनों के बीच गहरा प्रेम संबंध और इसी जातीय नफरत के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 6 साल तक चली लंबी, थका देने वाली और ऐतिहासिक सुनवाई के बाद 28 मई 2008 को पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि यह मामला पूरी तरह से सोची समझी ऑनर किलिंग का है। अदालत ने विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को नीतीश कटारा अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन नीलम कटारा का संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हुआ था। उनका मानना था कि जिस बर्बरता से उनके बेटे का चेहरा जलाया गया था उसके लिए सामान्य उम्र कैद काफी नहीं थी, क्योंकि उसमें अपराधी अक्सर 14 साल बाद पैरोल या सजा माफी पर बाहर आ जाते हैं। उन्होंने सजा बढ़ाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। फरवरी 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस JR मीणा की पीठ ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो भारतीय कानून इतिहास में नजीर बन गया। हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग की कड़े शब्दों में निंदा की और सजा को बढ़ाते हुए फैसला सुनाया कि विकास यादव और विशाल यादव को बिना किसी छूट या पैरोल के 25 साल की कठोर कैद काटनी होगी, जबकि तीसरे आरोपी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस 25 साल की बिना छूट वाली सजा के फैसले पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। इसके साथ ही नीतीश के कातिलों के जेल से बाहर आने के सारे कानूनी दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। नीतीश कटारा हत्याकांड केवल एक मुकदमे का अंत नहीं था, बल्कि इसमें भारतीय कानून व्यवस्था में कई क्रांतिकारी बदलावों की नींव रखी। इस केस के बाद देश में गवाह सुरक्षा योजना, जिसको हम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कहते हैं, उसकी जरूरत को गंभीरता से समझा गया और अदालतों ने ऑनर किलिंग के मामलों पर बेहद सख्त रुख अपनाया और इसके ऊपर कड़े कानून बनाने शुरू किए। यह पूरी कहानी इस बात की अमर मिसाल है कि चाहे सामने कितना भी बड़ा बाहुबली, अमीर या राजनीतिक रूप से शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, अगर एक माँ का संकल्प और सत्य का सहारा साथ हो तो कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। नीलम कटारा की यह लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक अनमोल
प्रेरणा बन चुकी है। तो ये थी नीतीश कटारा हत्याकांड की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी ही कहानी और सारी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए, कौन सी क्राइम की स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसी ही कहानी सुननी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं।